हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी। लास्ट हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट किया है। 8 के चैप्टर्स में आपको अगर कोई भी डाउट लो तो आप पहले प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहां आपको ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए हम जो बुक जो फॉलो कर रहे हैं, कौन सी है अपने पास, एमएल अग्रवाल। ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक के अलावा आपको और कोई अदर बुक जो है कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आप इस एक बुक से कंप्लीट करके अगर आप 2 से 3 टाइम इसका रिवीजन निकालते हो, अच्छे से करते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे। आपने जितना आपके सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के ना जितने चैप्टर्स कवर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस बनने चाहिए एग्जाम के अंदर, वो उस चैप्टर से रिलेटेबल बन जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आप केवल एक बुक पकड़नी है और इस बुक को 2 से 3 बार निकालना है, बस आपको, बस बहुत है। वैसे बहुत बड़ी बुक है, इजीली हो जाएगी अगर आप लोगों से, अगर आप शुरू से लेके एंड तक कंसिस्टेंसी एकदम कंटिन्यू रखते हो तो लास्ट हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किया था, इजी था वो चैप्टर, तो इतना कोई इशू नहीं आया होगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आ रहा है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, उससे लेकर तो यहां आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस निकालने हैं, है ना। तो ज्यादा हम कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागेंगे यहाँ पर, वरना जैसे डेरिवेशन वगैरह वो सब ज्यादा नहीं होगा इस वाली क्लास में। अपने अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, अपन को डायरेक्टली क्वेश्चन निकालने हैं। इस बुक में भी जो है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा जहां पर कुछ फॉर्मूला बताए जाएंगे, है ना। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जहां पर उस एक्सरसाइज से रिलेटेबल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा होगा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, 11th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 11th में शायद स्किप कर देते हैं चैप्टर को, बट यहाँ आपको उस चैप्टर की नीड होगी। बट अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो आपको ज्यादा कुछ हेडेक लेने की जरूरत है। मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा सिंपल सिंपल से, वो एक बार आप याद कर लेना, इजी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है फॉर एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, यहाँ पर 9.1 देखेंगे, फिर 9.2, हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो पार्ट देखेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ इंट्रो बेसिक होगा, उसके बाद सीधे एग्जाम्पल, इसके बाद के कुछ एग्जाम्पल्स है वो जरूर देखना, स्किप मत करना। तो अगर चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप सभी को पता है, मुझे ज्यादा बेसिक करने की जरूरत नहीं है, अपन क्लास 12th में है तो अपन को आता ही है सब कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी चांसेस के होने का ना होने का एक जो है डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से स्टार्ट होती है, 1 पर एंड होती है, ये सब आपको पता है, क्लास 10th का बेसिक है। अब अपन यहाँ क्या देखने वाले हैं, रैंडम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे इस एक्सरसाइज में। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, जैसे रैंडमली मैंने कोई चीज उठाई, ठीक है, आउटकम निकाले। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो अगर मैंने कोई चीज अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स है लाइक, या 3 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से रैंडमली मैंने कोई एक बॉल चूज करी, यहाँ पर 2 रेड बॉल भी है साथ में, मैंने इसमें से एक ब्लैक बॉल निकाली। ब्लैक बॉल निकालने के बाद मैंने बोला कि ब्लैक बॉल अगर ये ब्लैक बॉल होती है ना, अगर ये ब्लैक बॉल होती है तो ठीक है, अगर ब्लैक बॉल नहीं है तो आप इसको वापस पुट कर दो। ठीक है, तो दो केस बनते हैं, या तो रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार निकल गई, इसका मतलब टोटल बॉल्स आपके पास 4 बची। और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, वापस मैंने बॉल रख दी है निकालने के बाद, देखने के बाद, उसका कलर देखने के बाद, है ना, इस टाइप से। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ वेरिएबल हुज वैल्यू आर डिटरमाइंड बाय चांस, एग्जांपल बाय द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने आपको कोई केसेस दिए हैं, उसमें से आपको रैंडमली चूज करना है, तो उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं आने के। ऐसा ही हुआ, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ना अपना क्लास 12 का, ये 11th वाले से आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, एक तो क्या डायरेक्टली फॉर्मुला बेस है, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है कि नहीं। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जिस पर भी बेस एक्सरसाइज होगी ना, उसमें डायरेक्टली फॉर्मुला बेस है। आपको बस ये हिंट होना चाहिए कि इस फॉर्म, इस वाले क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला तरीका एप्लीकेबल हो रहा है, बस ये आपको ध्यान आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप मान लो एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, या तो 1 कॉइन को 2 टाइम टॉस करेंगे, या तो 1 कॉइन को 2 टाइम आपने टॉस्ट किया है, या फिर 2 कॉइन्स को आपने टॉस्ट किया है। ऐसे बन सकते हैं केसेस, अब आपको पता ही होगा। ऐसे केसेस में जितने फेसेस होते हैं उसकी पावर हो जाएगी 2, यानी कि 4। तो टोटल आउटकम कितने आ गए निकल के, मेरे पास 4 आउटकम आ गए। ठीक है भाई, ये आपको पता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स एक नंबर है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड्स को। अब आप बताओ, मैंने आपसे बोला आपको इसमें से रैंडमली जो है हेड चूज करना है। अब या तो आपके पास, जब आप इसमें से कोई कॉइन को निकालोगे, है ना, इन 4 केसेस में से एक केस को चुनोगे, या तो उसमें से कोई हेड नहीं होगा, उसमें 0 केसेस हो सकते हैं। वो वाला केस कौन सा है, ये वाला टीटी वाला।
या फिर उसमें से एक हेड हो सकता है। अब एक हेड का केस कौन सा है, या तो एच और टी आएगा, या फिर टी और एच आएगा, ऐसे हो सकता है, या फिर दोनों हेड वाले केस हो सकते हैं, यानी कि हेड 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 हेड। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं। तो रैंडम वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूं, उसमें यही है। हमारे पास यहां पर जो भी आउटकम्स निकल कर आते हैं, उनमें से हम चूज करते हैं कि हमारा जो केस है, जो हमें चाहिए, उसके आने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। समझ में आया भाई, मुझे नंबर ऑफ हेड चाहिए, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ हेड चाहिए मुझे, मैंने ये नहीं बोला। जैसे अभी पीछे वाले कंसेप्ट में अपन 11th में 10th में क्या करते थे कि भाई मेरे को 2 हेड आने चाहिए। कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप देखते रहे 2 हेड किसके पास है, सर इसके पास 2 हेड है तो 1 केस है, और अपॉन में लगा दिया आपने टोटल। ऐसे करते थे क्लास 10th के अंदर, तो बिल्कुल सिंपल है। 11th में भी, 11th में थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन आए थे, नो डाउट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। यहां पे बोल रहा है कि x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। अब नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं, मैंने बोला नहीं सर, नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड 1 भी हो सकते हैं, और मैक्स करके नंबर ऑफ हेड 2 भी हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से मैंने 3 डिवाइडेशन कर दिया। तो एक डिवाइडेशन में ये आंसर हुआ, एक डिवाइडेशन में ये आंसर हुआ, और एक डिवाइडेशन में ये आंसर हुआ। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। तो यहां पर डोमेन और रेंज की बात आ गई। डोमेन ऑफ एक्स इज एस, डोमेन मतलब कितने वैल्यूज हैं, तो डोमेन कितना हो गया मेरे पास, 4 केसेस हो गए। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ये सारे। और रेंज क्या हो गई, रेंज सर उसमें 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या, क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना मेरी बात को। डोमेन क्या हो गया मेरे पास, टोटल जो मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस है वो। और रेंज क्या हो गई मेरे पास, जो मेरे पास चांसेस है हेड्स आने के, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर मेरे पास x डिनोट कर रहा है 1 हेड को, कितने हेड को कर रहा है, 1 हेड को, तो h और t कितने केसेस है ऐसा, 1। यहां तक समझ में आया। और x डिनोट कर रहा है th को, कितने केसेस है, 1। मतलब अगर ऐसा पर्टिकुलर दे दे कि हेड पहले आना चाहिए बाद में टेल आना चाहिए, तो फिर ये वाला केस। और टेल पहले आना चाहिए हेड बाद में आना चाहिए, तो ये वाला केस। अगर टेल टेल आ रहा है आपके पास, इसका मतलब 0 वाला केस। ये 0 वाला, 0 कहां से आया, ऐसे ही तो आया। और एक है आपके पास हेड है, इसके केस कितने हैं, इसका भी केस क्या है, 1 है। बताओ समझ में आया क्या, मतलब केसेस बता रहा हूं मैं आपको, केसेस है। इसमें नंबर ऑफ हेड्स तो इसमें 2 हैं, इसमें भी अगर आप नंबर ऑफ हेड्स देखोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ हेड 1 है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, इसका और इसका दोनों का आंसर 1 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। बताओ समझ में आई क्या ये वाली बात, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस तरीके से हम यहाँ पे अब इसको अपन एक टेबल के अंदर चेंज कर सकते हैं, मतलब एक चार्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। कैसे, आगे देखो। देखो अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा सर ये टॉपिक रिलेटेबल नहीं लग रहा है, बट अभी अब जैसे हम इसके क्वेश्चंस पर एंटर करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ इतना इजी है। आप एक बार चैप्टर स्टार्ट करके थोड़ा सा फ्लो में आने दो, एक दो एक्सरसाइज निकलने दो, आपको सच में लगेगा प्रोबेबिलिटी सर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ईजी है। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, ये जो मैंने रैंडम वेरिएबल बनाया, रैंडम केसेस बनाए, इन्हीं को मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दूंगा। भाई मैंने ये तो बता दिया सर, एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को, सर 0 हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है, या फिर 2 हेड आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब 0 हेड का मतलब कोई हेड नहीं है, कोई हेड नहीं है, उसके केसेस कितने हैं, उसके केसेस है टी और टी। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने केस है ऐसे, 1 केस है, टोटल केस कितने हो गए, 4। बताओ समझ में आया, हाँ सर आ गया। 1, 1 का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक हेड है, एक हेड के एक्चुअल में 2 केस है, या तो एच और टी है, या फिर टी और एच है। अब ऐसे केसेस कितने हो गए, 2। और अपॉन में क्या आता है, 4, यानी टोटल कट करोगे कितना आ जाएगा, हाफ। 2 का मतलब क्या, नंबर ऑफ हेड 2, लेकिन ऐसे केसेस कितने हैं, एच एच 1 केस है, 1 केस ऊपर नीचे, टोटल 4। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। देखो यहां पर ये लिखा है, अगर मुझे यहां पर इस x की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ये मैंने लिख दी इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई है ऊपर वाला x की, कौन से वाला x की, x इक्वल्स टू 0 की। ये प्रोबेबिलिटी हो गई व्हेन x इक्वल्स टू 1, ये प्रोबेबिलिटी हो गई व्हेन x इक्वल्स टू 2। बताओ क्या समझ में नहीं आया। इस तरीके से आपको रैंडम वेरिएबल के ना चार्ट बनाने पड़ेंगे, और इसी चार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये आपने जो टेबल बनाई है उसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जो भी पीछे हमने केसेस चूज करे उसको कहेंगे हम रैंडम वेरिएबल। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहां तक। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब यही है जो मैंने भी समझाया आपको। अब यहां पर एक चीज है जो आपको नोट रखनी है, हमेशा याद रखनी, ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल के आती है एक्स की, है ना, उसका जब हम समीशन करते हैं, है ना, जब उसका हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, ऑलवेज 1।
मतलब कि ये 1/4 1/2 1/4 इन सबका सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इससे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपके कोई वैल्यू आपको चेक करने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या ये सही है या नहीं है, मतलब राइट है रॉन्ग है, तो आप इसको ऐड करके देना, अगर 1 आ जाए तो इट इज राइट, नहीं है तो इट इज रॉन्ग। सेकंड थिंग, एक और चीज देखनी है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकलेगी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो इसके केसेस जो है वो 0 होंगे, या तो इसके केसेस 0 होंगे कुछ नहीं, या फिर 0 से बड़े मतलब 0 से ग्रेटर वैल्यूज में इसके वो वैल्यूज निकल कर आएंगी। समझ में आया? अब मुझे बता दो यहां तक क्या समझ में नहीं आया। बिल्कुल आसान है, रैंडम वेरिएबल बता दिया मैंने चूज करते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया मैंने। अब मुझे बताओ यहां तक के टॉपिक में कोई डाउट है? बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, बिल्कुल बेझिझक। है ना? कोई आपकी एडवाइस है कि सर इस तरीके से सिलेबस को थोड़ा और अपन अच्छा कर सकते हैं, या कोई और टॉपिक है जो आपको अलग से करवाना है, तो बता दो आप मुझे, बहुत इजीली चलेगा अपने पास। अप्लाइड मैथमेटिक्स की गारंटी मैं ले रहा हूं आप लोगों से बिफोर नवंबर, और बहुत एक्सेस जो लास्ट केस बोल सकते हैं दिसंबर बोल सकते हो आप, अगर मतलब कुछ और इमरजेंसी ना आ गई तो, कोई इमरजेंसी आ गई तो दिसंबर तक आपका सिलेबस मैं कहूंगा, बाकी आप नवंबर तक मान के चलो, मैं आपका सिलेबस पूरा माइंड अप करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कंप्लीट आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल जो बुक है वो पूरा मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट एग्जांपल्स एक्सरसाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो अब कंप्लीट है इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पर, इसके तो बताना आप उसमें पहले आप खुद से रिलेट करके देखो उस एग्जाम्पल को कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर अपन आगे आप देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट मिलता है एग्जाम्पल नंबर 1 पर, तब तक के लिए गुड बाय।